नमस्कार साथियों, मैं हूं वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। प्लस माइनस की इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी के सहयोग और प्यार स्नेह की वजह से आज तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो बहुत बेहतरीन सवाल किए हैं और ये सीरीज यहाँ तक पहुंची है, तो इसमें आपका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आप सबने इस कक्षा को बहुत प्यार और स्नेह दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के आपके साथ हैं। तो इस श्रृंखला को संपूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप सब इस कक्षा के साथ जुड़े रहें। यकीनन आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा की शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये क्रम से 11वीं कक्षा है हमारी और आज की कक्षा के लिए पहला सवाल तो हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि कक्षाएं आपको ठीक लग रही है, अच्छी लग रही हैं, तो आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कक्षा में आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और नया चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दें, अवश्य बता दें। हम आपकी इस समस्या का समाधान करने की भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए, मेरी कॉपी कहाँ है, मैं कारक है। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। इसमें कारक पूछा गया है, कारक चिन्ह बताना है आपको और कारक कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल तो आप जानते ही होंगे। हिंदी में दोस्तों 8 कारक होते हैं। 8 कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब 8 कारक होते हैं। उनमें से मेरी में कौन सा कारक है ये बताना है। देखो, तो संबंध के चिन्ह क्या क्या होते हैं। का होता है, के, की, रा, रे, री, ये संबंध के चिन्ह होते हैं। और इनमें देखें कि यहां पर री जो है ये सर्वनाम के साथ जुड़ी है। सर्वनाम कौन सा है सर? सर्वनाम है आपका मैं, और मैं के साथ में री जुड़ा है तो शब्द बना है दोस्तों मेरी। और यहां पर इसका मतलब हुआ कि जो कारक है वो कौन सा है? संबंध कारक है। अपादान कहाँ होता? अपादान जब आपके सामने मान लीजिए होता है इस प्रकार से, आपके सामने आ जाता कि अपादान कारक कौन से में है, तो आप क्या बताते? भैया अपादान है जहां अलग होने का भाव आता है। जहां अलग होने का भाव आता है वहां आप अपादान बताते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए आ जाए कि हाथ से पेन गिर गया, ये एक वाक्य है। ये एक वाक्य है, हाथ से पेन गिर गया। और यहां पर देखिएगा, हाथ में पहले पेन था और इससे अलग हो चुका है, तो यहां पर से चिन्ह जो है वो अलग होने का भाव दे रहा है, इसलिए यहां पर आएगा अपादान। और दोस्तों देखो, करण है, करण का चिन्ह भी से होता है, लेकिन किस प्रकार से ये काम में आता है देखें। जैसे कलम से लिखता हूं, एक वाक्य मैंने यहां पर दिया है आपको। इसमें यह बताना है आपको कि इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो कलम साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, कलम के द्वारा लिखा जाता है या कलम के द्वारा लिखता हूं, तो यहां पर से जो है ये साधन का बोध करा रहा है कि पहले कलम से आप लिख रहे हैं तो कलम साधन हुआ, और यहां पर करण कारक चिन्ह होता है या करण होता है। और कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। आप जानते ही हैं, कर्ता ने, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया संपन्न करने वाले को कर्ता कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, करेक्ट। अगले सवाल पर आते हैं, आज की कक्षा का ये महत्वपूर्ण सवाल देखें। प्रभु सबका भला करे, प्रभु सबका भला करे, ये अगर वाक्य की दृष्टि से आपको पूछा जाता ना मित्रों कि कौन सा वाक्य है, तो आप कहते ये इच्छार्थक वाक्य है, यानी इच्छा जाहिर की जा रही है कि प्रभु आपका भला करे। लेकिन यहां पर देखें क्या है, मैं कौन सा काल है, यहां पर काल पूछा है भाई। क्या पूछा है? काल पूछा है। तो वर्तमान काल है क्या? अरे वर्तमान काल की बात कहां है? भला कर थोड़ी रहे हैं प्रभु, बाद में करें ऐसी इच्छा है, तो वाक्य तो इच्छार्थक है। और भूतकाल की बात नहीं है, पहले कर चुके हैं क्या? भला नहीं। क्रिया जहां जब संपन्न होती है तो काल वही बताना होता है। सामान्य वर्तमान काल आ गया और ऊपर वर्तमान काल आ गया, दोनों को खारिज कर दो और बचा कौन है? भविष्यत काल। क्या बचा है? भविष्यत काल। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। नेक्स्ट,
अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखें क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है निम्नलिखित में से देशज शब्द बताएं। दोस्तों रचना की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें से आप देखते हैं स्रोत की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से शब्दों के भेद तो कौन कौन से होते हैं सुने। एक होता है तत्सम, तत्सम शब्द, एक होता है तद्भव शब्द, एक होता है देशी शब्द, एक होता है विदेशी शब्द और एक होता है दोस्तों आपका संकर शब्द। क्या होता है? संकर शब्द। तो ये शब्द किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, यानी कहां से लिए गए हैं इसके आधार पर शब्द है वो इस प्रकार, इतने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को संस्कृत में हिंदी में क्या कहा जाता है? तत्सम। जैसे आपके सामने एक शब्द लेता हूं, जैसे काष्ठ शब्द है और ये संस्कृत में भी इसी प्रकार से प्रयुक्त होता है। जैसे भ्रमर शब्द है, भ्रमर शब्द है। अब इनका दोनों का अगर तद्भव देखा जाए तो भ्रमर का तो हो जाएगा दोस्तों भमरा और काष्ठ का हो जाएगा काठ। याद रखें। तो ये काष्ठ और भ्रमर क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, यानी ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम कहा जाता है। वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन हिंदी में रूप परिवर्तित होने के बाद प्रयुक्त होते हैं, जैसे काष्ठ संस्कृत का है और उसका रूप बदल करके काठ जब हम लिखते हैं तो यह तद्भव हुआ। भ्रमर संस्कृत का है और इसका रूप बदल करके जब हम भमरा लिखते हैं तो यह इसका तद्भव हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, तत्सम और तद्भव तो इस प्रकार से होते हैं। देशी उन शब्दों को कहते हैं जो हमारे द्वारा गढ़ लिए गए हैं, किसी दूसरी भाषा से नहीं आए हैं, संस्कृत से नहीं आए हैं, जो हिंदी में रूप परिवर्तित करके नहीं काम में लिए गए हैं, सीधा हमारे द्वारा निर्मित शब्दों को हमने क्या कहा? देसी। देश में ही बना लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को देसी कहते हैं। और खूब सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे देसी। एक होते हैं विदेशी। विदेशी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो आयातित होते हैं। आयातित मतलब क्या हुआ? आयातित वे शब्द जो बाहरी भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से आकर के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, चीनी भाषा के भी कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं। जापानी है, चीनी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है। इन शब्दों को विदेशी कहा जाता है। माफी चाहता हूं। तो ध्यान रहे वो विदेशी शब्द होते हैं। जैसे आपके सामने चाय शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? चीनी भाषा का है। तो ये विदेशी शब्द हुआ। नीचे संकर शब्द, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बना दिए गए हैं। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना देने से एक नया शब्द बन गया है, उनको संकर शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, एक शब्द है रेलगाड़ी, तो यहां पर रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिलाकर के हमने एक ही शब्द बना दिया दोस्तों। कौन सा? रेलगाड़ी। क्लियर है? तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को संकर कहा जाता है। अब यहां पर पूछा क्या गया है? देशज शब्द बताएं। तो डॉक्टर अंग्रेजी का है, विदेशी हो गया भाई। क्या हो गया? विदेशी हो गया। खिड़की ये वास्तव में ही देशज शब्द है, देशज है, हमारे द्वारा बनाया गया है। गवाह ये फारसी का है, फारसी भाषा का है। अग्नि ये तत्सम है, इसका तद्भव रूप होता है आग। क्या होता है मित्रों? आग। इसका तद्भव रूप क्या होता है? आग। तो याद रखें, इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन बी, खिड़की। राइट आंसर। नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा अगला सवाल। देखें क्या कहता है। राम ने पक्षी देखा, कारक बताएं। कारक कौन सा है भैया? राम ने पक्षी देखा तो देखने वाला राम ही तो है, तो कर्ता ने, ये रहा सीधा उत्तर पड़ा है आपके लिए। तो ये रहा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। कर्म का चिन्ह होता को, इसका चिन्ह होता है ने, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, के लिए। और अधिकरण में या पर के रूप में प्रयुक्त होता है, आधार के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए।
देखें क्या कहते हैं, वे अभी पढ़ते ही होंगे वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछा है ना, काल पूछा है, कौन सा काल है? वे अभी पढ़ते ही होंगे। तो आप आंसर करें भाई। भविष्यत काल है क्या? नहीं, इसका तो बनेगा पढ़ेगा, बाद में पढ़ेगा, बाद में क्रिया होगी तो भविष्यत काल है। वर्तमान काल ये सही हो सकता है। भूतकाल पहले पढ़ता था क्या? पढ़ता था, ये बनेगा। इसका अपूर्ण का बनेगा पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है। तो फिर इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, क्या कहता है देखिए, काफी दिनों से भेंट नहीं हुई, में विशेषण का प्रकार बताएं। काफी दिनों से भेंट नहीं हुई में विशेषण का प्रकार बताना है, बता भी देंगे। सर बताएं क्या प्रकार है? दिन काउंटेबल नाउन है, गिनने योग्य संज्ञा है, हाँ कि ना? काउंटेबल गिनने योग्य संज्ञा है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि दिनों को गिना जा सकता है। और गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ कौन से विशेषण प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? वो होते हैं संख्यावाचक। कौन से होते हैं? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहां पर देखें, निश्चित बात है क्या? काफी। कितने? कोई बता सकता है? कितने? नहीं ना। तो कितने फिक्स नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते, तो वहां पर अनिश्चय आएगा। इसलिए यह है अनिश्चित संख्यावाचक है। यहां पर देखिए परिमाणवाचक, जिसको तोलने वोलने की बात हो, तोलने की बात हो तो वहां पर तो परिमाणवाचक आ जाता, लेकिन दिनों को तोल नहीं सकते। गुणवाचक अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, गोरा काला, यहां पर गुणवाचक हो जाता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बात भी यहां पर नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, चलिए देखो ज्यादा समय आपके पास में है नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैंने अपनी स्पीड को मेंटेन रखा है। आप कोशिश करें समझने की। यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो रिपीट करके या फिर आप स्पीड को है कम करके देख सकते हैं। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का विलोम शब्द आप सब जानते भी हैं, ये बहुत ही इजी सवाल है। उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। अस्त यानी छिपना, उदय का मतलब उगना। और उधार का विलोम शब्द होता है दोस्तों नगद। क्या होता है? नगद। और अस्त का मतलब होता है, अस्त का विलोम शब्द उदय हो गया आपका। और उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त ये होता है इसका उपयुक्त का विलोम शब्द। और अवनति का विलोम शब्द होता है दोस्तों उन्नति। क्या होता है? उन्नति। तो इसका सही उत्तर क्या बना? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली कक्षा, अगले सवाल पर, माफी चाहता हूं, अगले सवाल पर आ गए हैं। और सवाल देखें, बहुत बेहतरीन सवाल है। तपोभूमि में कौन सी संधि है? तपोभूमि में निश्चित रूप से विसर्ग संधि है। अब क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। क्योंकि इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो तपय धन भूमि होगा। और विसर्ग संधि का एक नियम है जो कहता है कि ए या फिर आ के साथ जब क्या हो, विसर्ग हो, तथा बाद में क्या आए दोस्तों? बाद में घोष वर्ण आ जाए। घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। घोष वर्ण आ जाए तो दोस्तों जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। यहां पर भी यही हुआ है। तपे था तो इस विसर्ग का ओ बन गया और तपे का तपो हो गया। देखो तपो हो गया और भूमि का भूमि है, तो तपोभूमि विसर्ग संधि का एक जबरदस्त उदाहरण है। यहां पर व्यंजन में क्या होता है? पहले व्यंजन आएगा, बाद में व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। स्वर में क्या होता है? स्वर के बाद में क्या आता है दोस्तों? स्वर आता है। और परिवर्तन भी अंतोतगत्वा किस में होता है? स्वर में होता है। अयादि संधि तो स्वर संधि का ही एक भेद है। अयादि संधि तो स्वर संधि का ही एक क्या है? भेद है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपके लिए। देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? बहुत इजी और बहुत ही सरल सवाल आपके लिए है।
रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, और एक होता है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। हाँ कि ना दोस्तों, या फिर मिश्रित भी कहा जाता है इसे, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पूछे जाए अर्थ की दृष्टि से, तो आप इसका उत्तर बताएंगे 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। क्या कहता है सवाल? क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। योगरूढ़, योग शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योगरूढ़ शब्द। मैं फिर से बोल रहा हूं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों को अगर आप बांटें तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से दोस्तों? रूढ़ शब्द। ध्यान से सुने, कौन से होते हैं? रूढ़। एक होते हैं यौगिक। कौन से होते हैं? यौगिक। और एक होते हैं दोस्तों योग रूढ़। तो ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब इनकी परिभाषा सुन लें और समझ लें। ये वे शब्द होते हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि टुकड़े कर भी लेते हो तो उनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आपके सामने एक शब्द आया घर, तो घर को अगर 2 टुकड़ों में बांटोगे और अधिक टुकड़े करोगे तो घ अलग हो जाएगा और रे अलग हो जाएगा, और फिर इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और निकल रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं निकलता है ना, मान लीजिए, इसका मतलब ये क्या है? रूढ़ शब्द है। ये शब्द की जो उत्पत्ति की जो रीजन है, कारण है, वो आप नहीं बता सकते हैं। जैसे पेड़, तो इस पेड़ शब्द को आप 2 टुकड़ों में बांटोगे तो पे अलग हो जाएगा, ड अलग हो जाएगा। तो क्या यह है कोई यौगिक शब्द है? ना भैया, ये कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, और दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ भी होता है, और दोनों को मिलाने के बाद भी वही अर्थ निकलता है जो दोनों का अलग अलग था। जैसे आपके सामने एक शब्द ले लिया मैंने, विद्यालय। क्या ले लिया भाई? विद्यालय। इसमें 2 शब्द हैं, एक विद्या और एक आलय। एक विद्या और एक आलय। और विद्या का अर्थ विद्या और आलय का मतलब घर होता है। दोनों को एक जगह कर दोगे तब भी इसका अर्थ क्या होगा? विद्या का घर या विद्या का आलय। क्लियर है? या विद्या ग्रहण करने के लिए जो घर होता है वो। और अब देखें, योगरूढ़, पहले तो यौगिक होना चाहिए और उसके बाद वो रूढ़ भी हो जाना चाहिए। ऐसे शब्द को योगरूढ़ कहते हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यदि आपकी समझ थोड़ी सी बन चुकी है तो बताता हूं। देखें दोस्तों, जैसे आपके सामने एक शब्द है जय, तो बताओ मुझे, जल में तो जो जो जन्म लेता है उन सबको जलज कहना चाहिए। जल में तो मछली भी जन्म लेती है, जल में मगरमच्छ भी जन्म लेता है, जल में शंख, मोती, सीप, न जाने कितनी सारी चीजें जन्म लेती हैं। लेकिन क्या सभी को हम जलज कहते हैं? जो जल में पैदा होती हैं उन सभी को हम जलज तो नहीं कहते। जलज शब्द तो हमने किसी एक ही के लिए फिक्स कर दिया है, परंपरागत तौर पर उसको प्रचलित कर दिया है। वो कौन सा है? जलज हम सिर्फ और सिर्फ किसे कहते हैं दोस्तों? कमल को कहते हैं। और कमल के रूप में देखो, जलज आपको कहा जाए कि जलज लाओ तो आप सीधा कमल लेकर के आएंगे। इसका मतलब ये जलज है, वो किसके रूप में रूढ़ हो चुका है? यौगिक तो है, जल अलग है और जय अलग है, ये योग हो गया। जय का अर्थ अलग है, जल का अर्थ अलग है। लेकिन इस जय और लय का, जल और जय का अर्थ है वो जो दोनों को मिलाने के बाद ये अर्थ नहीं निकल रहा, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है जो एक रूढ़ हो गया है। जलज मतलब कमल। और ऐसे ही दोस्तों हिमालय, क्या सभी बर्फ के क्षेत्रों को आप हिमालय कहते हैं? नहीं, एक ही पर्वत श्रेणी का नाम आपने हिमालय रखा हुआ है, और वो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित महान श्रेणी हिमालय। तो इसलिए ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहा जाता है। अब यहां पर देख लो, स्वर्ण रूढ़ शब्द है, नीतिवान यौगिक शब्द है, विद्यालय यौगिक शब्द है। लेकिन लंबोदर देखो दोस्तों, क्या सभी लंबे उदर वाले लोगों को लंबोदर कहा जाता है? नहीं, लंबोदर सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही चीज के लिए प्रयुक्त होने लगा है, वो है गणेश जी। हाँ कि ना? तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो है ही है, यौगिक होने के साथ साथ वो रूढ़ भी हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा अंदाजन? देखो दोस्तों, जो व्याकरण है,
इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो चलती कक्षा में समझाए जा सकते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइनर भी होते हैं और उसको समझने के लिए आपकी बेसिक समझ काफ़ी होती है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आपको समय की आवश्यकता होती है और थोड़ा सा गंभीरता की आवश्यकता होती है। उन चैप्टर्स को समझाने के लिए यहाँ पर चलते क्वेश्चन वाली सीरीज में उनको करना संभव सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड है कि सर थोड़ा डिटेल में समझाएं, डिटेल में बताएं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए ये रखा है कि क्वेश्चन के साथ साथ हर विकल्प पर हम बात करें, हर विकल्प पर हम चर्चा करें, जैसा हम कर भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। एक जो है आपके लिए क्वेश्चन है, पिछली कक्षा में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था दोस्तों, पिछली कक्षा में एक सवाल दिया था मैंने आपको, और सवाल ये था कि सर आंसू एक वचन है या बहुवचन शब्द है, और आप सबने बड़ी शिद्दत के साथ में उसका आंसर करने की कोशिश की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर भी दिया है। उन सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाली परीक्षा आपके लिए तैयार खड़ी है, इंतजार कर रही है। निश्चित रूप से आप उस परीक्षा में झंडे गाड़ के आएंगे। और ऐसा ही आज मैं एक और सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। सवाल ये है कि जो व्याकरण शब्द है दोस्तों, क्या व्याकरण शब्द है वो व्याकरण शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है, इतना बताना है आपको। और इसका सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों का नाम मैं चलती कक्षा में लूंगा और आपको प्रोत्साहित करने का कार्य करूंगा। आप सब कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बताएं कि ये लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दोस्तों इतना बताने के साथ ही मैं आपकी कुछ चीज़ों पर गौर करूंगा कि आपने कितना आज तक व्याकरण को समय दिया है, कितना आप व्याकरण के प्रति समर्पित हैं। अगर आपका सही उत्तर निकला तो आप हो सकता है पारितोषित या इनाम भी आपको मिले, तो आप जरूर बताएं। चले अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखिए दर्पण का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत आसान है, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। एग्जामिनर भाई इतना हल्के में लिया है क्या हमें? हाँ, ये आईना है दोस्तों, ये क्या है? आईना है। और द्वार का मतलब घर होता है, दुर्गम का मतलब जहां जाना मुश्किल, और दम्भ का मतलब घमंड होता है। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। क्लियर है? चले नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके लिए। देखें क्या है सवाल, क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों, कौन से नंबर का सवाल था आपका? द्वार वाला सवाल था। अच्छा, ये क्या हो गया है भाई? जूम हो गया है ना, आ गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर बनेगा आईना। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कई मित्र होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं, ऐसे मित्रों से थोड़ा बच के रहना दोस्तों। आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है नजदीक रह करके आपकी बुराइयां करना या आपका अहित चाहने वाला आस्तीन का सांप होता है। स्वार्थी होना नहीं, बिल्कुल नहीं है। संकट में पड़ना भी नहीं है, बहुत घमंडी होना भी नहीं है। ऐसा मित्र जो आपके साथ कपट कर रहा हो, आपका दोस्त भी है और आपका अहित चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आस्तीन का सांप कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन डी। अगला सवाल ये रहा, प्रसन्न का विलोम नहीं है पूछा है। अच्छा, कई बार विद्यार्थी गलती कहाँ करता है, हाँ है या नहीं है, यहां पर भी गलती हो जाती है, तो ऐसी गलतियों से आपको बचना है। क्या पूछा गया है? प्रसन्न का विलोम नहीं है, खिन्न होता है भाई। प्रसन्न यानी खुश और खिन्न का मतलब नाराज, नाराज। ठीक है, और दुखी, इसका मतलब भी नाराज, अप्रसन्न का मतलब भी नाराज। ये सब तो एक जैसा अर्थ दे रहे हैं और ये तीनों के तीनों किसके वो विलोम शब्द हैं? प्रसन्न के। लेकिन ये तो पर्यायवाची है, खुश का मतलब तो प्रसन्न ही होता है, तो ये तो पर्यायवाची हुआ। इसके लिए सही उत्तर इसका बनेगा ऑप्शन डी, राइट आंसर दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखो क्या कह रहा है अगला सवाल। कह रहा है उतना ही खाओ जिससे स्वस्थ रह सको। में क्रिया विशेषण शब्द छांटिए। क्रिया विशेषण शब्द छांटना है। पहले तो इतना बताओ, क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। और क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराए या कार्य के होने की जानकारी दे, ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। देखें इधर, खाओ तो भैया खाना
खाओ मतलब कोई कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है, तो ये तो क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया हो गई। और ये स्वस्थ अपने आप में एक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। उतना ही देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, क्रिया ढूंढो पहले तो, और फिर उसकी विशेषता बताने वाला शब्द ढूंढो। खाओ ये क्रिया है और उतना ही क्रिया की विशेषता बता रहा है, कम या ज्यादा। ध्यान रखें। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, राइट आंसर दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। क्या सवाल है देखो। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। और देखो, कक्षा में चार चांद तो आपकी वजह से लगते हैं। कक्षा बेहतरीन आपकी वजह से बनती है। आप यदि कक्षा में मौजूद हैं, आप जैसे विद्वान जन कक्षा में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से कक्षा हमारी फलक तक पहुंचेगी दोस्तों। और आपकी जो मेहनत है वो निश्चित रूप से कामयाबी तक पहुंचेगी। और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी यदि आप इस महायज्ञ में आहुति पूरे मन से दे रहे हैं। देखें दोस्तों, क्या सवाल है। चार चांद लगाना। देखो, आप कॉमनली आप कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं तो हमारी पार्टी में चार चांद लग जाएंगे, मतलब और बढ़ जाएगा। उसका जो रस है वो थोड़ा और अधिक हो जाएगा, उसका आनंद और बढ़ जाएगा। देखें, नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं होता, व्यर्थ का समय खोना ये भी नहीं होता, शोभा बढ़ाना, बिल्कुल हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी आपके आने से। चार चांद लग जाएंगे हमारे कार्यक्रम में। और परास्त करना भी इसका उत्तर नहीं है, ये गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और दोस्तों, इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। आज की कक्षा में आपने, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक ठीक सीखा होगा, समझा होगा। और कक्षाएं आपके लिए लेकर आऊँ, इसके लिए आप प्रोत्साहित करें, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली कक्षाओं के लिए आप तत्पर रहें। जैसे ही कक्षा आती है आप जरूर इसे देख लें, पिछली कक्षाओं को भी आप देख लें, ताकि आपको नई कक्षाओं को देखने में और समझने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर बातचीत होगी, मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें, घर वालों का ध्यान रखें। आने वाली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।